हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 12th क्लास। देखिए बेटा, मैंने आपको आज उस दिन जो है आपको रुबैयाँ पढ़ाई थी, है ना। उसी का जो पार्ट से हमारा क्या है, गज़ल। अभी आपका गज़ल जो रह रहा है इसी चैप्टर का पार्ट से गज़ल, जो हमारे फ़िराक गोरखपुरी जी ने लिखा है। उसमें उन्होंने गज़ल में देखिए क्या बताया है। फ़िराक की गज़लों में हिंदी समाज, फ़िराक की गज़लों में हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। उनकी इस गज़ल में क्या छिपा है, दर्द छिपा है और एक शायर की ठसक भी और काव्य शिल्प की ऊंचाई भी। उनकी गज़ल में क्या है, दर्द भरी है और उनके एक शायर की ठसक भी है और काव्य शिल्प की ऊंचाई भी है। उनमें गज़ल में उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रेम का और निराशा को व्यक्त किया है। अंत में फ़िराक स्वीकार करते हैं कि उनकी गज़लों का जो प्रभाव था मीर कवि का पड़ा, मीर का अच्छा प्रभाव रहा। आए समझ। तो इस तरह से उन्होंने अपनी गज़ल में प्रकृति वातावरण को भी दर्शाया है। किसको दर्शाया है? प्रकृति वातावरण को भी दर्शाया है। जैसे उनकी गज़ल में देखिए वो लाइन्स हैं, बहुत सुंदर लिखी हुई हैं। कैसे हैं, किस तरह से? नौरस गूंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, उड़ जाने को रंगों व्यू गुलशन में पर तोले हैं। क्या कहते हैं कवि? नौरसे गूंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, उड़ जाने को रंगों व्यू गुलशन में पर तोले हैं। तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला है। दोनों को एक ही काम मिला है। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। हम किस्मत को रोले हैं। देखिए कितनी अच्छी लाइन्स हैं। तो इसमें नौरस क्या है बेटो? नया रस। नौरस मीन्स नया रस, नवरस। गूंजी मीन्स कली। नाजुक मीन्स कोमल। नाजुक मीन्स क्या है? कोमल। गिरह मीन्स बंधन, गांठ। रंगोबू रंग और खुशबू। रंगोबू कहते हैं जो सुगंध आती है, किससे? फूलों से। यहाँ पे वातावरण का जो फागुन का जो मास होता है, फागुन मास का जो वर्णन किया है कवि ने इसमें तो उसमें क्या है? खुशबू है। किसकी? फूलों की। गुलशन, बाग बगीचे। गुलशन क्या है? बाग बगीचे। तारे झपकावे, आंखें झपकावे, परतोले पंख फैलाना। झपकावे मीन्स आंख बंद कर लेना। झपकावे मीन्स आंख बंद कर लेना। जर्रा जर्रा कण कण, कहते हैं ना जर्रा जर्रा सोए हैं। तो कण कण में इस तरह से सोए हैं। सब मीन्स रात, सन्नाटा, मौन, जहाँ कहीं किसी की भी आवाज़ नहीं आती उसे क्या बोलते हैं? सन्नाटा, बिल्कुल शांति से। तो किस्मत, भाग्य, एक पल। तो ये थे हमारे इसके काव्यांश के मीनिंग, जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हो। हमारी जो प्रस्तुत काव्यांश गज़ल है वो हमारी आरो भाग 2 से ली गई है और इसके जो शायर हैं वो फ़िराक गोरखपुरी जी हैं, जिन्होंने अपनी गज़ल शीर्षक लिया है। तो कहते हैं फ़िराक इसमें काव्यांश में आंतरिक अनुभूतियों को माना है। आंतरिक अनुभूतियाँ क्या होती हैं? जो हमारी आंतरिक पीड़ाएं होती हैं, जिसे हम आंतरिक मन से स्वर देते हैं। जैसे गज़ल के इस टुकड़े में वर्णित शेरों में उन्होंने क्या किया है? प्रकृति वातावरण का वर्णन किया है। जो ये शेर है उनका, इसमें उन्होंने गज़ल का जो शेर है उन्होंने इसमें प्रकृति वातावरण का
वर्णन किया है बच्चों। और करते हुए उन्हें जो है अपनी दुखद मन स्थिति को, मन से जो दुखी है वो उसको अनुभूति किया है, उसका वर्णन किया है। तो यहाँ शायर इसमें कहते हैं, नौ रसे गूंजे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। शायर कहता है कि रात की निशब्द, नौरस क्या है, नया, ऊंचे क्या है, कली, एवं सुनसान वातावरण में जो फूल है उसकी जो खुशबू है, चारों तरफ फूल कब बनता है, पहले कली बनती है, उसके बाद फूल बनता है। तो कली की जो पंखुड़ियां खोलते हुए दिखाई पड़ रही हैं। जब हमारा जो कली है जो वो खिलती है तो उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो कैसे हो जाती हैं, खिल के फूल बन जाती हैं। और उसकी जब धीरे धीरे मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे सामने कोई पंख फैलाकर खड़ा हो, है ना। तो कहते हैं मानो ये उड़ जाने के लिए पंख फैला रहा हो। और बगीचे में उनका रंग एवं खुशबू क्या कर रहा है, बिखर सा गया है। उड़ जाने को रंगूबू गुलशन पर तोले हैं। तो कहते हैं उड़ जाने के लिए ऐसे होता है, ऐसा प्रेरित होता है जैसे ये उड़ने के लिए इसने अपने पंख फैला लिए हों और जो गुलशन है उसमें खुशबू महक गई हो, ऐसे ना। तो इसी तरह से बगीचे में उनका रंग और खुशबू बिखर सा गया है। तारे आंखें झपके हैं, जर्रा जर्रा सोए। देखिए जब रात होती है बेटा, आपने देखा है रात में क्या चमकता है, आपको सिर्फ क्या नजर आता है, तारे ही तारे चमकते हैं। तो कभी कभी क्या होते हैं, ऐसे झपझपा के जो खुलते हैं ऐसा लगता है जो वो आंखें टिमटिमा रहे हों, आंखें अपनी झपका रहे हैं। आंखें कभी अपनी बंद करते हैं, कभी खोलते हैं। और कणकण सोया, जर्रा जर्रा सोया, कणकण सोया, चारों तरफ क्या है, लोग सोए हुए हैं। अर्थात तारों को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी आंखें झपक रही हैं, जैसे उन्होंने आंखें बंद कर ली हो, अर्थात उन्हें नींद आ रही हो। और कणकण सो रहा है, कणकण को सो सभी लोग, कोई नहीं जगा हुआ है, सब सोए हुए हैं, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, ऐसा। इसी तरह से कवि ने बड़ा ही सुंदर अपने इस फागुन मास का जो वातावरण उन्हें नजर आ रहा है उसका वर्णन। फागुन में क्या होता है, पेड़ पौधे इतने सुंदर लगने लगते हैं, फूल पत्तियां नई आ जाती हैं, नए फूल खिलते हैं, तो उसमें खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, पूरा जो वातावरण होता है वो महकदार होता है। इस तरह से नीरस, और कहते हैं कि रात का वह नीरस सन्नाटा तुम भी सुनो हो यारो। कवि कहता है, शायर कहता है कि तुम भी सुन के देखो उसको, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। सब मीन्स रात, रात में ऐसा लगता है जैसे सन्नाटा कुछ बोलेगा। ये जो नीरव सन्नाटा है कुछ बोलता हुआ सा प्रतीत होगा, कुछ बोलता हुआ सा लगता है, आ रहा है ना समझ। तो इसी तरह से शायर जो है अपनी शायरी में ये वातावरण का दुखी होता है, क्योंकि सन्नाटा है, कोई नहीं है, सब सोए हुए हैं। तो यहाँ शायर का जो वर्णन है वो एक अपने, कहते हैं वह बहुत दुखी है, और उसका और उसकी, यहाँ पे क्या लिखा है, उसका और किसकी किस्मत, कहता है कि किस्मत हमको रो लेवे है। देखिए किस्मत, कभी कभी हम कहते हैं जब हमारा काम नहीं बनता है तो हम अपनी किस्मत को रोते हैं कि हमारी किस्मत में शायद ऐसा ही लिखा है, लेकिन किस्मत भी रोती है कि जो है ये सामने वाले का क्या किया जाए, इसकी किस्मत में कुछ नहीं है। तो इसी तरह से उसे अफसोस होता है। वो कहता है भाग्य का केवल एक ही काम है रोना, भाग्य का केवल एक ही काम है रोना, और सबसे अपने दर्द को छुपाए हुए, और वह उसका क्या है, भाग्य। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अफसोस जताते हैं। वो कहते हैं किस्मत हमको रोले हुए, हम किस्मत को रोले। किस्मत हमें रोती है कि हमारी किस्मत खराब है, और हम किस्मत को रोते हैं। कहते हैं ना कि हमारा आज काम नहीं बना, हमारी बड़ी किस्मत खराब है। तो इसी तरह से शायर भी अपने मन से बहुत दुखी होता है और अपनी किस्मत पे रोता है, उसको और उसकी, कहना इसमें क्या कहा, उसको और उसका। तो इस तरह से उसमें अपनी जो किस्मत है इस तरह से वो भाग्य पर लेता है। तो कहते हैं यह जो कबीर जैसी रुलाई है, ये शायर ने जो है कबीर जैसी जो रुलाई है उन्होंने लिखा भी है, जहाँ कबीर कहते हैं सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, खाए अरु सोवे,
दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो यह वही जागना और रोना है जिसमें अपने दुख में भी दूसरों की सुधि होती है। अपने क्या कहते हैं इसमें, अपने दुख में भी दूसरों की सुधि होती है। इंसान अपना दुख झेल कर भी दूसरों के साथ खड़ा हो जाता है। तो कबीर ऐसे संत थे। यह दुख फिराक को कबीर की जगह जोड़ता है। इसमें क्या है, अफसोस और रुलाई उस पीड़ा के आवेग से उत्पन्न हुई है जो सृजनात्मक है, जो सृष्टि ने बनाया है। यहाँ हमारी जो भाषा फिराक जी ने ली है वो कैसी है, उर्दू। कैसे वर्ड यूज करें, उर्दू शब्दावली से युक्त जो है। और इसमें जो हमारी गीता है वो शेर है, कविता नहीं है, शेर गजल है। विरह श्रृंगार को महत्व दिया है। देखिए विरह श्रृंगार का है, श्रृंगार दो प्रकार का होता है बेटा। श्रृंगार रस हमारे दो प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग। यहाँ वियोग में क्या है, पीड़ा है, मन दुखी है कवि का, तो यहाँ पर विरह श्रृंगार किया है। और समाज में व्यंग्य भी है। और एक शब्द और आया है इसमें, जर्रा जर्रा सोए। जर्रा जर्रा मीन्स है कण कण सोए। तो इसमें अलंकार कौन सा हो सकता है, पुनरावृत्ति। कौन सा, अनुप्रास अलंकार बोल सकते हो आप उसको। आगे समझे। तो ये था हमारा इसमें फर्स्ट काव्यांश। आगे देखिए सेकंड काव्यांश है हमारा, जो मुझको बदनाम करे। देखिए ये हमारा जो समाज है ये अपनी तरफ नहीं देखता है, अपने अंदर नहीं झांक कर बोलता है। कहता है कभी, जो मुझको बदनाम करे, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले। दूसरों को बदनाम करने से पहले खुद में के बारे में सोच लेना चाहिए। खुद दूसरों की बुराई करने से पहले अपने बारे में सोच लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। ये कीमत भी अदा करे है, ये कीमत भी अदा करे है, हम बदुस्ती ए हो से हवाश। तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं, तेरे गम का पासे अवध। तेरे गम का पासे अवध है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे, सबसे छिपा के दर्द के मारे, चुपके चुपके रोले है। देखिए शायरी अच्छी है, मुझे इतनी अच्छी शायरी गानी नहीं आती है बच्चों, तो लेकिन शायरी बहुत अच्छी है। फिराक अपनी गज़ल के शेरों में प्रिय को याद करते हुए उसके वियोग में उत्पन्न मर्म को बताया गया है। वे उन लोगों पर व्यंग करते हैं जिन्हें दूसरों की निंदा करने और उनका उपहास करने, उनकी हंसी उड़ाने में आनंद आता है। क्योंकि हमारा समाज कैसा है, दूसरों पर हंसता है, दूसरों की बुराइयां करता है, निंदा करता है। ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाता है। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, कभी सुखी नहीं होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रिय को संबोधित करते हुए, कहते हैं अपनी प्रिय को, फिराक अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए यहाँ कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे प्रेम के कारण, मेरे और तुम्हारे प्रेम के कारण समाज में मुझे बदनाम करने वाले जो लोग हैं, उनका प्यार किसी को समझ में नहीं आता। तो जो समाज में लोग उन्हें बदनाम करना चाहते हैं, शायद मुझे बदनाम करते समय इतना सोच पाते कि मेरी बुराई करते हुए वे खुद इतने बुरे हैं। यदि मैं कहूँ कि मैं अपने मन से सब अच्छे होते हैं, बुराई कौन करता है, दूसरे लोग करते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को ये होना चाहिए कि जो बुराई करता है वो उससे भी बुरा होता है। वो कैसा होता है, उससे भी बुरा होता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि मेरे अंदर भी वो चीज़ें हो सकती हैं जो उस इंसान के अंदर हैं। लेकिन समाज में ऐसे लोग दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, निंदा करते हैं। तो यहाँ जो है इसी तरह से फिराक कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे प्रेम के कारण समाज में मुझे बदनाम करने वाले जो लोग हैं,
शायद वे मुझे बदनाम करते समय क्या करते हैं, इतना सोच पाते कि मेरी बुराई करते हुए वे खुद ही बदनाम हो रहे हैं, खुद ही बदनाम कर रहे हैं खुद को ही। शायर ये कहना चाहता है कि बुरा करने वालों से ज़्यादा बुरा और बुराई करने वाला होता है। अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो ये बुराई नहीं है, लेकिन जो उसके बारे में बुरा बोलता है वो उससे भी बुरा है। यहाँ फराग जी ने कहा है कि बुरा करने वाले से ज़्यादा बुरा कौन होता है, जो बुराई करता है। आए समझ में? तो इस तरह से यहाँ पे भी कबीर कहते हैं कि कबीर ने भी मनुष्य को इस बात के लिए सावधान किया है कि जिसके माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा ना मिलिए कोई, जो मन में देखा आपना मोसो बुरा न कोई। क्या कहते हैं, बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मिले कोई, जो मैंने देखा आपना मौसा बुरा न कोई। तो ये कबीर ने बिल्कुल सही कहा है कि पहले अपने आप को देखिए, तब दूसरे की बुराई करिए, क्योंकि जो बुराई करता है वो उस इंसान से भी बुरा है जिसने बुरा किया है। आए बेटा इसमें? तो इस तरह से ये जो है दूसरे की निंदा करने के पूर्व आदमी को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, स्वयं को देखना चाहिए कि मेरे अंदर कितना दोष है, कितने गुण हैं जो मैं दूसरे की बुराई कर रहा हूँ। तो जो बुरा करता है वो बुरा नहीं है, जो बुराई करता है वो बुरा है। तो पीड़ा की ऐसी गहन अनुभूति के बीच अकेलेपन में शायर को अपनी प्रिय की याद आती है और कहते हैं कि मैं दुख और रोंदन के रूप पूरे होशो हवास में, कहते हैं हम बर्दुस्त ए होशो हवास में, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं, तेरे गम का पासे अवध है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। तो कहते हैं कि शायर कहते हैं कि तुम्हारे वियोग में उत्पन्न दुख की पीड़ा, उसके साथ साथ समाज की मर्यादा का भी ख्याल रखना पड़ता है मुझे, और दुनिया समाज जो है ये क्या करता है, उपहास करता है, हंसता है। इसीलिए सबसे छिपाकर मैं पीड़ा भरे इस दर्द को चुपके चुपके क्या करता हूँ, एकांत में रोकर शांत करता हूँ, रोकर कम करता हूँ। तो इसमें भाषा के जो उर्दू शब्द लिए हैं कवि ने यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया है, वातावरण को अपनाया, प्रकृति को अपनाया, उसमें अपनी प्रिया को लिया है। तो इसमें प्रकृति का जो उद्दीपन है वो सामने दिखाई देता है, वियोग रस की अभिव्यक्ति होती है बच्चों इसमें, और चुपके चुपके जो शब्द हैं आपके इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये था गजल का आपका सेकंड काव्यांश। आता है आपका थर्ड काव्यांश, और इसके बाद आपका ये चैप्टर लास्ट है। और इसमें जो है, इसमें अभी जो चैप्टर कटे हुए थे इसमें एक एक हिस्सा जो मैंने अभी आपको रिपीट करके बताऊंगी उसमें भी रह रहा है थोड़ा सा। तो ये थर्ड काव्यांश देखिए, फितरत का कायम है तबाजुम आलमे हुसैन इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आबो ताब अशआर ने पूछो तुम भी आंख रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ऐसे में तो याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दूत पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। इसमें जो आपका काव्यांश है इसमें जो प्रभाव पड़ा है सबसे
फ़िराक की गज़लों पर वो मीर का पड़ा है। मीर ने जो गज़लें गाई थी उनका जो प्रभाव है वो फ़िराक की गज़लों पर भी पड़ा है। फितरत है प्रकृति। फितरत क्या होती है? प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, प्रवृत्ति होती है किसी भी चीज़ की, प्रकृति की हो, मनुष्य की हो। कायम स्थापित, तबाजुन संतुलन बनाए रखना, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना। या हम जैसे कोई बातचीत करते हैं, समाज के जो व्यंग होते हैं उन पर उनका संतुलन बनाए रखना। आलम संसार, आलमे हुसैन व इश्क, हुसैन या आपका इश्क यानी सौंदर्य, प्रेम का संसार होता है। खुद मीन्स स्वयं, खो मीन्स खोना, डूब जाना। आबोताब अशार चमक दमक के साथ। तो कहते हैं फितरत का कायम है, तबाजुन आलम में, हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। तो इसमें इन गज़लों में, शेरों में फ़िराक प्रेम को परिभाषित करते हुए कहते हैं प्रिय और उसकी स्मृति, जो उनकी प्रिया है, जिन्होंने उसको प्रिया माना है, उसकी जो यादें हैं, स्मृति कहते हैं यादें, यादों को उससे जोड़कर देखते हैं। अंतिम शेर में फ़िराक अपनी रचना प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए अपनी गज़ल को प्रख्यात करते हैं, प्रसिद्ध करते हैं। और किसके कारण? शायर मीर को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? शायर मीर को, क्योंकि उनका जो प्रभाव है उनकी गज़ल पर पड़ा है। तो शायर कहते हैं कि सौंदर्य एवं प्रेम में भी एक प्रकार का नैसर्गिक क्या होता है? संतुलन हो। मैंने कहा ना प्रकृति पर भी संतुलन होता है। तो ये कहते हैं कि एक प्रकार का प्रेम और सौंदर्य में एक प्रकार का नैसर्गिक क्या होता है? संतुलन है, जिसमें स्वयं को, फ़िराक ने स्वयं को खोकर अधिक से अधिक पाना होता है। शायर कहता है कि ये शेरों की चमक रही है, शेरों की चमक है, बल्कि ये मेरे आंसुओं के मोती हैं। क्या है? आंसुओं के मोती हैं। मोती रोले, चमक दमक के मोती रोले। क्या है? देखो मैं तुम्हारे पास भी आंखें हैं, तुम इन आंसुओं के बारे में मुझसे कुछ ना पूछो। आंसू नहीं बल्कि क्या है? विरह की पीड़ा है। आंसू नहीं है, ये क्या है? विरह। विरह मीन्स पीड़ा, दुख, विरह की पीड़ा है। पीड़ा से आँखों से रुलाई के साथ ये आंसू मेरे क्या है? मोती बन के निकल रहे हैं, जो चमक रहे हैं। मोती हैं ये, किसके? पीड़ा के, जो दिखाई दे रहे हैं। शायर प्रिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐसे वातावरण में, जबकि रात गहराने पर आसमान में देवदूत संसार के पास पाप का लेखा जोखा है। रात में जब देखते हैं कि सारा संसार सो गया है, तो देवतागण भी जो हैं उस लेखे जोखे को लेकर बैठते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसके बारे में क्या लिखना है। तो वो जो पापों का लेखा जोखा है वो करते हैं। मैं शराब की महफिल में तुम्हें याद किया करता है। फ़िराक कहते हैं अपनी प्रिया के लिए, मैं शराब की महफिल में भी तुम्हें याद किया करता हूँ। प्रिया से उत्पन्न वियोग की पीड़ा को शराब से दूर रखने से चित्रण में शायर दीवानगी का संकेत करते हैं। ये जो मीर हैं, ये उर्दू के दुनिया में दर्द के शायर कहे जाते हैं। ऐसे में मीरा के सम्मान में गालिब ने भी कहा था कि तुम ही उस्ताद नहीं हो। गालिब कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर था। कौन था? मीर था। तो काव्य का जो सौंदर्य है इससे अड़ा हुआ है। फ़िराक ने स्वीकार किया है कि कहने की उनकी यह शैली मीर से प्रभावित है, क्योंकि गज़ल में दर्द के भावों को बयां किया गया है। पीड़ा को, विरह की पीड़ा को बयां किया गया। बयां मीन्स बयान, वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या है? विलक्षण और सौंदर्य को जो समन्वित रूप से मीर की शायरी में
देखने को मिलता है। किसकी शायरी में मिलता है? मीर की शायरी में देखने को मिलता है। तो इसमें जो काव्यांश है, इसमें आपका वियोग रस की अभिव्यक्ति होती है बच्चों, और भाषा हमारी सरल और उर्दू है। संबोधनात्मक शैली भी है, क्योंकि संबोधन किया है किसको? प्रिया को। यहाँ पर जो भाषा ली गई है, उर्दू के जो शब्द यूज किए गए हैं गज़ल में, वो अत्यंत प्रभावित है। जो गज़ल फिराक की मीर जो शायर हैं, उन्होंने उनका जो प्रभाव उनकी गज़ल पर पड़ा है। तो इस तरह से हमारी जो गज़ल थी ये इस प्रकार थी। तो कहते हैं इसमें किस्मत हमको रोले हुए है। इसमें एक बार आया था कि किस्मत हमको रोले हुए, हम इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं, हम किस्मत को रोले में हैं। इस पंक्ति पर शायर की किस्मत के साथ साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ। कैसे? इसमें कहते हैं शायर स्वयं क्या करता है? अपनी किस्मत पर एक बार ही काम मानता है। शायर अपनी किस्मत पर रोता है और उसकी जो किस्मत है अच्छी नहीं है। वह जीवन में क्या करता है? जो चाहता है उसे नहीं मिलता है, इसीलिए वो अपनी किस्मत पर रोता है, दुखित होता है, पीड़ा होती है उसको। तो यहाँ पर हमारा श्रृंगार रस, वियोग, विरह श्रृंगार रस है। उसकी किस्मत में भी इसी प्रकार रो रही है जिसे उसकी तलाश थी, वह व्यक्ति नहीं मिला, शायद दूसरे ही उसके साथ हैं। तो शायर इस स्थिति में ये मानता है कि किस्मत उसके ऊपर रोती है और वह किस्मत पर रोता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को आपका जो आंसर है दे सकते हो, दोनों तरह से, अपनी किस्मत पर भी और किस्मत के ऊपर भी रोने के लिए। इसमें ये रुबाई के जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको दे दी थी, और गज़ल के क्वेश्चंस आपको रिपीट कर देंगे। इस तरह से आपका ये गज़ल वाला जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। और इसमें एक क्वेश्चन है बच्चों, फिराक प्रेम की सफलता में समर्पण को महत्व देते हैं। फिराक प्रेम की सफलता में समर्पण को महत्व देते हैं, तो इसे कैसे स्पष्ट करेंगे आप? कहते हैं फिराक गोरखपुर की जो गज़ल प्रेम की विभिन्न प्रवृत्तियों को सामने रखती है, सामने लाती है। प्रेम की सफलता के लिए शायर समर्पण को महत्व देता है, सौंदर्य और प्रेम को महत्व देता है। जितना कहते हैं कि जितना डूबता है उतना ही पाता है। यहाँ खोना और पाना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। फिराक ने अपने प्रियतम के लिए किस्मत को आजमाया था, परंतु वो कहते हैं कि किस्मत मुझ पर रोती है, मैं किस्मत पर रोता हूँ। तो इसीलिए वो कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। शायर प्रेम को एक ऐसी प्रक्रिया मानता है जिसमें प्रेम की याद को हर पल अपने हृदय से लगाए रखने को महत्व दिया जाता है। प्रेम में वह दुनिया के हर रंजो गम की बर्दाश्त की क्षमता रखता है, हर चीज़ सहन करता है। तो फिराक की जो प्रेम की सफलता है उसके महत्व को दर्शाती है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि शायर अपने गम का इजहार किस प्रकार करता है? शायर अपने गम का इजहार किस प्रकार प्रकट करता है? तो कहते हैं कि शायर गम अर्थात विरह, गम क्या है? विरह, विरह मीन्स दुख, दुख का प्रेम के प्रति पूर्ण समर्पण का नाम दिया गया है। वह सौंदर्य और प्रेम में खो जाता है, खो जाना चाहता है। यह एक ऐसा सौदा है जिसे दीवाने भी ही करते हैं। शायर को विरह में भी विवेक का भान है, शायर को विरह में भी विवेक का ज्ञान है। वह अपने विरह को अपने ही अंदर समेटना चाहता है, किंतु रात का जो अंधेरा होता है, जो सन्नाटा होता है, उसको, उस दर्द को रोक नहीं पाता है।
क्योंकि कण कण सारा, क्योंकि सारा जो संसार सोया हुआ होता है और रात्रि का जो सन्नाटा होता है उसमें भी क्या होता है, दर्द को रोक नहीं पाता है और क्या करता है, चुपके चुपके उस गम को रो लेता है, कम करता है। आया बच्चों समझ में? तो इस तरह से हमारे गोरखपुरी फ्राक जी ने अपनी जो के इसमें पाठ्य पुस्तक में जो गज़ल लिखी, गज़ल के व्यक्तिगत प्रेम की अभिव्यक्ति की और फूलों की कलियों से नवरुष झलकने लगा, रात के अंधेरे में तारे आके झपका रहे हैं, ऐसी कवि की प्रेमिका और उसके साथ नहीं है। प्रेम के कारण कवि दीवांगनी के हद तक चला गया है।